हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसको करेंगे 15 मिनट के अंदर। इस चैप्टर को निपटाने वाले हैं 15 मिनट के अंदर। इस चैप्टर की एक बढ़िया वाली बेस्ट वाली रिवीजन हो जाएगी। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सबकी डेफिनेशन, उन सबके फॉर्मूला, उन सबके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको बिल्कुल शॉर्ट में या फिर बोल सकते हो कि की पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी आप लोगों के लिए। हाँ, अगर आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो से उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू पता लग जाता है कि हाँ यार, इस चैप्टर के अंदर है क्या। और मोस्टली कोशिश करी गई है कि 15 मिनट के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मिलेगी सुनील जांगड़ा सर के नाम से, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। और अगर आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप मुझे सुनील जांगड़ा 26 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बस मैं यही बोलूँगा, इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की हेल्प इसी तरीके से करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट की 15 मिनट वाली रिवीजन। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है यार? फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है किसी भी चीज़ की हिसाब से, या फिर मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? यूज टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब उन क्वांटिटीज को अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या करें, जो है लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से शो किया जा सकता है? मान लो आप लोगों को मैं मार्केट में भेज दूं कि जा भाई दूध लेके आ, 2 लीटर दूध लेके आ, या 2 किलो दूध लेके आ, या 2 किलो आम ले आ। ठीक है, मान लो आपने मैंगो लिए या एप्पल लिए। ठीक है, अगर मान लो मैंने एप्पल लिए, आपने बोला कि चलो यार 3 किलो एप्पल दे दो। तो इसमें तीन जो है वो क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और किलोग्राम जो है इसकी एक यूनिट है। मतलब जो क्वांटिटी है उसको शो करने के लिए आपको न्यूमेरिक वैल्यू और इंटू में उसकी यूनिट की जरूरत होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को शो करने का ये एक तरीका है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, या फिर बेसिक को ही आप लोग फंडामेंटल बोल सकते हैं। फंडामेंटल हमारे पास 7 क्वांटिटीज होती हैं। ये किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मतलब ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके जो आगे क्वांटिटीज बन जाती हैं उन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं एरिया, तो एरिया में आप लोग देखो क्या होता है कि लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई किया गया। तो लेंथ तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको 2 बार कर लिया गया है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे वेलोसिटी हो गई, है ना। तो वेलोसिटी क्या है भाई? ध्यान से देखो, एक तरीके से आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में लेंथ, टाइम अपने आप में क्या है भाई? मतलब एक कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये दो क्वांटिटी को यूज करके एक क्वांटिटी बन रही है, और ये दो क्वांटिटी कौन सी यूज हो रही है? फंडामेंटल की यूज हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ जाने चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा जी यूनिट्स। अब जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट होती है। अब जो ये हम क्या करते हैं ना कि बोलते हैं कि यार 1 kg दे दो, है ना, 2 kg दे दो, या 1 लीटर दे दो, या 1 मीटर दे दो। कुछ भी चीज़ अगर हम लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आप लोग ध्यान से सोचो यार कि जो आपने ये 1 kg बोला तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 1000 ग्राम है। तो ये पहले से ये चीज़ें फिक्स है। मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे सिर्फ इंडिया के अंदर, ये पूरे संसार में फिक्स है। ठीक है, तो भाई यूनिट्स होता क्या है? एक्चुअल यूनिट इज डिराइव्ड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब एक स्टैंडर्ड पहले से घोषित कर दिया गया कि 1 kg के अंदर भाई साहब 1000 ग्राम होंगे। ठीक है, ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो किसके काम आता है यार? मेजरमेंट के काम आता है। तो मेजरमेंट है वो किसके साथ बनी होती है? न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसमें, और साथ में उसकी यूनिट होती है। ठीक है, जैसे कि यूनिट अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास जैसे मास था, तो मास की जो यूनिट है वो क्या क्या रहने वाली है भाई? किलोग्राम, है ना। लेंथ है तो उसकी यूनिट मीटर, टाइम की क्या रहने वाली है? सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की क्या रहने वाली है भाई? एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। देखो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो यहाँ पे हमने बता दी है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें?
ओके बेटा, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे थे कि मीटर होता है, न्यूटन होता है, जूल होता है, सेकंड होता है, इस तरीके से। जैसे न्यूटन है तो फोर्स की यूनिट आ गई, जूल है तो एनर्जी की आ गई, वर्क की आ गई, सेकंड है तो टाइम की आ गई। अब हमारे पास ना जैसे कि अब इंडिया के अंदर भी वही यूनिट यूज़ हो, कहीं ऑस्ट्रेलिया में वही यूज़ हो, है ना, अमेरिका के अंदर वही चीज़ यूज़ हो, तो उसके लिए क्या करा होता है, एक सिस्टम बनाया होता है यूनिट्स का। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं बेटा जी अलग अलग प्रकार के। इसमें से जो चौथा सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा काम का होता है। जैसे कि एम सिस्टम है, तो एम में आप बोलोगे मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। देखो मीटर का मतलब है कि लेंथ मीटर में होगी, मास किलोग्राम में होगा, टाइम सेकंड में होगा। ऐसे सिस्टम को हम एम बोलते हैं। अगर मैं सी की बात करूँ, सी इज़ फॉर सेंटीमीटर, जी इज़ फॉर ग्राम एंड एस इज़ फॉर सेकेंड। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार कि यहाँ पे लेंथ किस में है, मीटर में, ठीक है, मास किस में है, ग्राम में, और टाइम किस में बेटा जी, सेकंड के अंदर है। एफ की अगर हम बात करें तो होता है फिट, पाउंड एंड एस मतलब सेकंड। तो ये क्या है भाई, लंबाई के लिए। पौंड क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि कितने पौंड का केक है ये, तो वो वाला सीन है। मास को इस तरीके से इस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है, और टाइम तो सेकंड रहेगा। ओके, तो ये तीन सिस्टम पढ़े। इसके अलावा जो मतलब सभी जगह चलता है, इंडिया में तो है ही है, बाकी सब देशों के साथ पूरी संसार के अंदर जो सिस्टम चलता है उसे बोलते हैं हम एसआई यूनिट्स। इसको बोला जाता था सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। और इसके अंदर ऑलरेडी जो हमारी क्वांटिटीज़ है उन सब के बारे में बताया गया। देखो यहाँ पे क्या सिर्फ मास लेंथ टाइम के बारे में बात करिए, बट इसमें मास लेंथ टाइम तो कवर किया ही है, बाकी चीज़ों को भी कवर किया गया है। जैसे करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है बेटा जी, क्या होती है, मोल होती है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यार पूछते हैं मुझसे कि एक बेस्ट बुक बता दो सर हमें क्लास 11th के लिए। तो बेस्ट बुक बेटा जी ये रहने वाली है, शिवदास की तरफ से ये हमारी बुक आती है, बहुत ही बढ़िया बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर सारी टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको एमसीक्यू चाहिए, आपको केस स्टडी चाहिए, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहिए, तो इस बुक के अंदर सब कुछ मिल जाने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा बेटा जी हमारे पास दो सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट आती है, या फिर बोल सकते हैं कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी आती हैं। ठीक है, एक होती है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। ये हैं क्वांटिटीज। देखो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मास लेंथ टाइम ये सब चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, उनके अलावा कुछ जो बच गई वो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल मतलब ये जैसे आपने एक प्लेन लिया हुआ है, इसमें यहाँ से अगर कोई चीज़ यहाँ चली गई तो ये इनके बीच का जो एंगल है उसे हम प्लेन एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें, जैसे कोन है, ठीक है, जैसे कि कोई कोन है, कोन में मान लो मुझे ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कैसे निकाला जाएगा, वो सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है, अब इनकी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, जो प्लेन एंगल होता है उसकी यूनिट होती है बेटा जी रेडियन, और जो सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट होती है स्टी रेडियन। इनके जो फॉर्मूले हैं एंगल निकालने के, एंगल का तो सबको पता ही होगा, आर्क अपॉन में रेडियस होता है, आर्क अपने आप में एक लेंथ है और रेडियस अपने आप में एक लेंथ होती है ना। तो आप इसको यूनिट लेस नहीं बोल सकते। ठीक है, इसकी यूनिट होती है बेटा जी रेडियन। यूनिट क्या होती है बेटा जी इसकी, रेडियन होती है। अगर हम बात करें स्टी रेडियन की, तो स्टी रेडियन में किस तरीके से होता है, स्टी रेडियन मतलब यूनिट है ये, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल उसकी यूनिट स्टी रेडियन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको यहाँ तो पता है आर्क अपन में रेडियस होगा, बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा जो चीज़ हम ले रहे हैं, मान लो ये जो कोन है उसके बीच में यहाँ कहीं आपको एंगल निकालना है, तो आप इसका ये सामने वाला एरिया लिखोगे और जो रेडियस है उसका स्क्वायर लिखोगे। बेटा ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा जी डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखो यार कोई भी क्वांटिटी आप लोगों की, मान लो मास है, लेंथ है और टाइम है, ठीक है, अब उनकी पावर हम शो कर देते हैं, तो वो क्या शो कर रहे हैं, उसकी डायमेंशन को शो कर रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ एम एल एंड टी को बेटा जी। इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जाता है, और जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी जाएंगी वो कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं। फंडामेंटल जो डायमेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, लेंथ की कैपिटल एल होती है, अगर हम बात करें टाइम की तो कैपिटल टी होती है, टेम्परेचर की बात करें तो कैपिटल के होती है। सर यूनिट भी के थी, कोई बात नहीं, इसकी डायमेंशन भी के है। इलेक्ट्रिक करंट की कैपिटल ए होती है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी सी डी होती है, स्मॉल सी और डी। ओके, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एम ओ एल, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है बेटा जी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन सब की यूनिट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। और डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या, कि कोई भी जो चीज़ हम बोल रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उनकी जो पावर है वो कि वो उस क्वांटिटी के अंदर कितनी मात्रा में है। मान लो कोई भी क्वांटिटी है यार, जैसे कि फोर्स है, तो उसमें कितना मास है, कितनी लेंथ और कितना टाइम है, वो सब जो पावर बता रही है वो डायमेंशन को शो कर रही है।
अब इसकी 3 एप्लीकेशन होती है। एक होता है कि करेक्टनेस चेक करने के लिए, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से समझ रहे होंगे, और एक होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, और एक तीसरा होता है नए फॉर्मूले बनाना, डिराइविंग द न्यू रिलेशन। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन शुड बी सेम। मतलब ये बोल रहा है कि आप लोगों के पास कि अगर कोई इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा जी ध्यान से देखना, तो इसने क्या बोला है? स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन शुड बी सेम। मतलब यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, दोनों साइड, तो ये इनकी और इनकी डायमेंशन बराबर होगी, इसकी और इसकी डायमेंशन बराबर होगी। ओके, यहाँ पे इसकी और इसकी भी बराबर आप लोग बोल सकते हो, जैसे प्लस माइनस अगर आ रहे हैं तो उसका कोई सीन नहीं है। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम यूज करते थे, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर हो रही है तो आप बोलोगे जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और क्या चीज ऐड करता है? ये बोलता है कि जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड, मतलब आपने कोई भी फॉर्मूला लिया या ये फॉर्मूला लिया v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, तो इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन, मतलब ये पूरी इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर होंगे, शुड बी सेम। दूसरा जो एप्लीकेशन है बेटा जी डायमेंशन के लिए वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि 100 जूल को आपको किस में दिखाना है? CGS सिस्टम में शो करो, मतलब ये एक ऐसा ही सिस्टम हुआ, आपको CGS सिस्टम में शो करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जिस सिस्टम में जा रहा है तो वैल्यू बदलेगी, जैसे कि मान लो यार मैं 1 किलोग्राम है, अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहता हूँ तो 1000 ग्राम बन गया ना, तो मतलब वैल्यू बदल गई। तो जो वो वैल्यू बनती है उसको लिखते हैं हम N2 से, इज इक्वल टू N1 होगा। N1 मतलब पहले सिस्टम में उसकी कितनी वैल्यू बोली गई है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है M1 बाई में M2, L1 बाई में L2 और T1 बाई में T2। ये जो M1 M2 L1 L2 T1 T2 हैं, जो ये क्या है? ये भाई M1 L1 और T1 ये पहले सिस्टम के अंदर मास लेंथ एंड टाइम की यूनिट्स हैं। M2 L2 और T2 ये सेकंड जिस सिस्टम के अंदर हमें जाना है उसकी क्या है बेटा जी? यूनिट्स हैं। आपको जब भी फॉर्मूला सॉल्व करना है, मतलब जब भी आपको न्यूमेरिकल करना है, तो ऊपर और नीचे क्वांटिटी लिखोगे और उनकी यूनिट्स को आप सेम कर देना, फिर वैल्यू कट जाएगी। ये जो है ये A B C ये क्या है? पावर्स हैं, एक तरीके से डायमेंशन से। ये कहाँ से आ रही हैं? जो भी क्वांटिटी आपको बोली जाएगी कि इसको कन्वर्ट करो दूसरे सिस्टम के अंदर, तो उसकी जो भी डायमेंशन होती है उनकी जो पावर बनेगी वही ABC की वैल्यू बनती है। इन शॉर्ट में हम इतना ही पढ़ सकते हैं बेटा जी। ओके, तीसरी एप्लीकेशन होती है बेटा जी नए फॉर्मूले बनाना। कुछ भी दे रखा होगा और उससे आप लोग नए फॉर्मूले बना सकते हो। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा जी? कोई भी आपने मेजरमेंट करी, उसमें आपको एक जो मेजर मतलब एक मेजरमेंट जो करी उसमें एक वैल्यू पे आप लोगों को एक डिजिट पे पूरा यकीन है कि हाँ यार ये यही होगी, ठीक है। उसमें एक अनसर्टेन कर दो, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको फाइंड आउट करने के अलग अलग रूल होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया कि 3.45 लिख दिया, तो मुझे क्या पता ये तो पूरा सर्टेन है, ये थोड़ा सा डाउट है, इसको लिखेंगे, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, एक को छोड़ दिया। वो कैसे छोड़ना वो आगे बात करेंगे। रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट, यार कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, 4 5 6 2 4 1 से लेके 9 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे बेटा जी? नॉन जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट्स होंगे, मतलब उनको कंसिडर करेंगे। ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितनी भी जीरो नॉन जीरो के नंबर के बीच में आ जाए, मान लो इसके बीच में कोई भी जीरो आ गई है, कुछ भी डेसिमल हो ना हो तो सबको काउंट किया जाएगा। ओके, तीसरे में क्या है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कोई नंबर दे रखा आप लोगों को और उसमें डेसिमल नहीं है, लास्ट में एक जीरो आ रहा है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इनको काउंट करेंगे। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, देखो ये नॉन जीरो डिजिट है लास्ट वाला, इसके राइट में ये जीरो है, इसको काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल नहीं है यहाँ पे। ओके, फोर्थ है बेटा जी इन ए डिजिट लेस देन 1, मतलब अगर नंबर एक से छोटा है तो क्या करेंगे? देखो ये एक नंबर एक से छोटा है, तो आप क्या करो, नंबर जब एक से छोटा है तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये जीरो तो कट ही गया, जो राइट साइड में जितनी भी जीरो है वो सारी कट हो जाएंगे बेटा जी। हाँ, लास्ट में अगर जीरो होगी तो वो काउंट होगी, वो काउंटेबल होगी, क्योंकि डेसिमल आ चुका है। देखो यहाँ पे डेसिमल नहीं था तो इसलिए काउंट नहीं हो रही थी, बट अगर यहाँ पे डेसिमल आ जाता तो काउंट हो जाती, ठीक है। पांचवी की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास जीरो होते हैं बेटा जी, कहाँ पे? टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया कि अगर यहाँ पे जीरो लगा दे, ठीक है।
छठा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट कंसिडर, मतलब पावर को कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा। मान लो लिख दिया 6 × 10⁻³ या +3, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, पावर को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। जितने भी कांस्टेंट होते हैं, मान लो मैंने लिख दिया कि 2 बनानास या 4 एप्पल्स, एक वैल्यू बोल दी, तो उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बेटा जी, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अब एल्जेब्रिक ऑपरेशन में किस तरीके से ही होगा, देखो एल्जेब्रिक और मतलब ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको समझने से पहले एक काम करते हैं, राउंडिंग ऑफ समझ लेते हैं। राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं, हम कुछ डिजिट को ना ड्रॉप कर देते हैं और उसके हिसाब से हम एक वैल्यू बना लेते हैं फिक्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ओमिटिंग द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट आर एंड रिटेनिंग ओनली द डिजायर्ड नंबर, मतलब जो हमारे काम का नंबर है सिर्फ उसको रख लेते हैं और बाकी को हटा देते हैं, वो राउंडिंग ऑफ कहलाता है। राउंडिंग ऑफ के दो तरीके। ठीक है, हाँ देखो राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स है, जैसे कि इन्होंने बोला द प्रीसीडिंग डिजिट हैज़ टू बी इंक्रीज बाय 1 व्हेन द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5। मतलब अगर कोई भी नंबर जिसको आप ड्रॉप करना चाह रहे थे, मान लो लास्ट का नंबर जिसको आप ड्रॉप करना, अगर वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है, मान लो जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है क्या मैंने, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, अब ये एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, ये क्या है 5 से बड़ा नंबर है, तो इसको अगर हम मुझे ड्रॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाला जो नंबर है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ प्रीसीडिंग डिजिट, उसमें क्या कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसमें क्या कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा। इट इज लेफ्ट अनचेंज, ये मतलब नेक्स्ट वाला नंबर कब उसको बदलेंगे नहीं, अगर वो लेस देन 5 है, मतलब अगर नंबर छोटा है 5 से, मान लो देखो यहाँ पे 5 से छोटा नंबर है, तो इसको हम कट करेंगे, सिर्फ नंबर सिंपल लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्या केस है बेटा जी, दूसरा है इन केस इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5 देन इट इज ड्रॉप इफ द, देखो अगर मान लो जो आप लोग डिजिट गिराना चाहते हो अगर वो सिर्फ 5 ही हो, अगर आप लोग जो डिजिट गिराना चाहते हो अगर सिर्फ 5 ही हो, फिर क्या करोगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना, इट इज ड्रॉप्ड इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपने देखा लास्ट डिजिट जो है वो आपका 5 है, तो इसको अगर आपने गिराया है तो नेक्स्ट नंबर देखो इवन है, तो आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दोगे। अगर मान लो आपने 5 जो नंबर गिराना है वो 5 ही है और नेक्स्ट नंबर ओड है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये रूल होते हैं बेटा जी। ठीक है, ओके, चलो अब आ जाते हैं किस पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इन सब में। देखो यार एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने 2 नंबर की करी, ठीक है, मान लो जैसे आपने ये ए और बी लिखा, लंबाई चौड़ाई लिखी आपने या कुछ भी ए बी लिखा और उनको ऐड कर दिया, ऐड करने से देखो क्या आ रहा है 5.826 आ रहा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद कितने तक नंबर आना चाहिए यार, मुझे क्या पता। तो इसके लिए एक रूल होता है, आपको क्या करना है, दोनों क्वांटिटीज को देखना है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है, ये देखो इसमें 3 डेसिमल है पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है ना, यस और नो, या डिजिट देखो आप लोग पॉइंट के बाद कितने हैं, देखो in addition or subtraction of the numeric value the final result should retain as many decimal place as there are in the number with least places, मतलब आप लोग देखो पॉइंट के बाद जिसमें कम प्लेस आ रहे हैं उतने तक ही हमारा आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 हैं, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही आने चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 आने के लिए ये नंबर 5 से बड़ा इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में एक ऐड करेंगे तो 5.83 हो गया। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसमें क्या होता है, ओवरऑल नंबर देखा जाता है, मतलब पूरे नंबर को देखो इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं, जिसमें लीस्ट हैं ओवरऑल, इसमें मान लो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 हैं, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 3 होने चाहिए हमारे आंसर के अंदर। ठीक है, शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है बेटा, मतलब अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो आप पॉइंट के बाद के प्लेस देखो, जिसमें कम है उतने तक ही हमारा आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में ओवरऑल नंबर को देखो, जिसमें लीस्ट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स उसी हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो तो ये है बेटा जी तरीका इन टॉपिक्स को करने का, राउंडिंग ऑफ करने का। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत अच्छे से हमने रिवाइज किया है। मैं फिर भी आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि ये रिवीजन पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है। और किस तरीके की वीडियो चाहते हो क्लास 11th के लिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।